नमस्कार। आज हम पांचवा सूत्र लेंगे और पांचवा सूत्र ये है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिस भाव के स्वामी के साथ स्थित हों, मतलब बैठे हों, या जिस भाव के स्वामी को देखते हों, उस भाव के अशुभ फलों में वृद्धि करते हैं और शुभ फलों में कमी करते हैं। तो सूत्र 4 में हमने नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात की थी। इसमें बात हो रही है नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की। और सूत्र 3 में मैंने बात की थी कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिस भाव में बैठे होंगे, जिस भी भाव को देखते होंगे, उन भावों का अशुभ बढ़ाएंगे और शुभ में कमी करेंगे। तो ये उसी का एक्सटेंशन है। तो इसको समझते हैं हम, बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो पिछली वीडियो में आपने प्रश्न पूछे हैं, तो उसमें से खास प्रश्नों के हम उत्तर देंगे वीडियो के बाद में। तो अभी हम महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की ले लेते हैं कुंडली। तो इसमें अब देखिए, आप शनि और मंगल, हम दो को लेके चलेंगे, नैसर्गिक अशुभ। ओके, तो शनि यहाँ द्वितीय भाव में स्थित है। शनि के साथ कोई ग्रह नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर। वहाँ केतु है जो कि किसी भाव का स्वामी नहीं होता, तो इसलिए ये वाला प्रिंसिपल इस पर अप्लाई नहीं होगा। शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, वहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। अब आप देखिए, नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि की दृष्टि में किसी भी भाव का स्वामी नहीं है, ना ही किसी भाव का स्वामी शनि के साथ बैठा है। तो शनि का अशुभ प्रभाव इस तरह से किसी भी भाव पर नहीं गया। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल लग्न में बुध और शुक्र के साथ विराजमान है और बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। इसलिए मंगल का दुष्प्रभाव 9वें और 12वें भाव पर चला जाएगा। मतलब मंगल क्योंकि 9वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ स्थित है, इसलिए इन भावों के शुभ परिणामों में कमी आएगी और अशुभ परिणामों में वृद्धि होगी। फिर मंगल शुक्र के साथ बैठा है, और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र अष्टम और लग्न का ही स्वामी है। तो इसलिए मंगल का दुष्प्रभाव लग्न और अष्टम पर चला जाएगा, लग्न पर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मंगल लग्न में बैठा है लग्नेश के साथ, तो डबल नेगेटिव इफेक्ट जाएगा वहाँ पर। और इसी तरह मंगल ने 8वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखा और अष्टमेश के साथ ही मंगल है, इस तरह से अष्टम पे भी डबल नेगेटिव इफेक्ट जाएगा मंगल का। और शनि का इफेक्ट वहाँ पर जा रहा है 7वीं दृष्टि से। तो इस तरह से हमने एनालाइज करना है। इस तरह आप राहु को भी यहाँ पे ले सकते हो। राहु यहाँ पर दशम में स्थित है, तो दशम को पीड़ा देगा, क्योंकि राहु नैसर्गिक अशुभ ग्रह होता है। और राहु चंद्रमा के साथ स्थित है, और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा है दशम का स्वामी। तो डबल नेगेटिव इफेक्ट जाएगा राहु का दशम पर। एक और कुंडली लेते हैं हम। ये कुंडली है प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की, जो कि अपनी वाक्पटुता के लिए, वाणी के लिए, हाजिर जवाबी के लिए और शेर व शायरी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अब वैसे तो ये कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, टाइम टू टाइम इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवल मंगल और शनि का दुष्प्रभाव। यहाँ पर आप देखिए, शनि बैठा है दूसरे भाव में, दूसरे भाव में उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, जहाँ के गुरु है। तो शनि का दुष्प्रभाव जाएगा गुरु पर, क्योंकि शनि नैसर्गिक अशुभ है। नैसर्गिक अशुभों की बात करें आज हम। और गुरु क्या है? गुरु लग्नेश और चतुर्थेश है। तो शनि का दुष्प्रभाव लग्न पर भी चला जाएगा, क्योंकि शनि लग्नेश को देख रहा है। शनि ने चौथे भाव को भी देखा, चतुर्थेश को भी देखा, तो शनि का डबल नेगेटिव इफेक्ट चौथे भाव पर जा रहा है। फिर शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। और फिर शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? वो पड़ रही है 11वें भाव पर।
11वें भाव पर में सूर्य और शुक्र है। सूर्य यहाँ पर आप देखिए, सूर्य है नवमेश, 9th लॉर्ड, तो 9वें भाव पर शनि का दुष्प्रभाव चला जाएगा। फिर शनि ने शुक्र को देखा, शनि ने 10वीं दृष्टि से शुक्र को देखा, और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र एक तो 11वें का ही स्वामी है और दूसरा 6ठे भाव का स्वामी है। तो शनि का दुष्प्रभाव 6ठे भाव पर भी चला गया। शनि ने शुक्र को देखा और शुक्र अपने भाव में बैठा 11वें में, 11वें को भी देखा, तो शनि का डबल नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है 11वें भाव पर, मतलब एकादशेश और एकादश दोनों पर शनि का दुष्प्रभाव है। इस तरह अब लेते हैं हम मंगल दूसरे नंबर पे, यहाँ पर अशुभ नैसर्गिक अशुभ ग्रह ले रहे हैं हम उसको। तो मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, इसको चंद्र मंगल योग कहते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट आ गया चंद्रमा पर, और चंद्रमा है अष्टमेश, इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव पर मंगल का दुष्प्रभाव चला जाएगा। फिर मंगल ने 4थी दृष्टि से देखा 3रे भाव को, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। मंगल ने 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखा, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। मंगल ने 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखा, वहाँ राहु है जो कि किसी भी भाव का स्वामी नहीं होता। तो इस तरह से एनालाइज करेंगे। तो पिछली से पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिस भी भाव में बैठे हैं या जिन भावों को देखते हैं उनका अशुभ बढ़ाएंगे और शुभ में कमी लाएंगे। यहाँ पर उसी का एक्सटेंशन है ये कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिन भावेशों के साथ बैठते हैं या जिन भावेशों को देखते हैं उन भावों के अशुभत्व में वृद्धि करते हैं और शुभत्व में कमी लाते हैं। अब इसका बहुत गहरा मतलब क्या निकला? इसका गहरा मतलब क्या है कि जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं उनके साथ में जितने कम ग्रह बैठे होंगे उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो ग्रह बैठे होंगे वो पीड़ित हो जाएंगे और वो जिन जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ पर अशुभ परिणाम आएंगे। और इसी तरह नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की दृष्टि में ग्रह नहीं आने चाहिए। जिस तरह कोई मिसाइल फायर करते हैं ना, और जहाँ वो जाके गिरी वहाँ कोई हो ही ना, कोई बसावट ही ना हो, तो समझ लो उसका असर खत्म है, 0 के बराबर है। इसी तरह नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है उसको पीड़ा होगी, वो जिन भावों का स्वामी है उनको पीड़ा होगी। और नैसर्गिक अशुभ ग्रह जिन भावों को देखते हैं वो अगर खाली हों तो ज़्यादा बढ़िया। वहाँ पर अगर कोई ग्रह हुए तो वो ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ तक फिर अशुभत्व बढ़ेगा, शुभ में कमी आएगी। ये गहरा मतलब हुआ। और इसका उल्टा शुभ ग्रह के साथ जितने ज़्यादा बैठे हों या उनकी दृष्टि में जितने आए उतना बढ़िया। इसी को तो सत्संग कहते हैं ना, सत्संग, अच्छे का संग। अच्छे व्यक्तियों की नज़रों में आप रहो तो भी बढ़िया, उनके साथ रहो और भी बढ़िया। जबकि बुरे लोग हैं उनसे दूर ही रहो, उनकी नज़रों में भी ना हो, उनके आसपास भी ना हो, तो ही अच्छा है। ये बिल्कुल ग्रह इसी तरह हैं। अब आइए आपके पिछली वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्न मैं लेता हूँ। इसमें सोनल जी लिखती हैं, प्रणाम सर, चंद्रमा शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष, बली है कि निर्बल, प्लीज़ कुंडली में देखना बताएं। कुंडली में ये कैसे देखेंगे कि बर्थ शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जहाँ भी सूर्य बैठा हो उस पर उंगली रख लें, ठीक है। उससे आगे चलिए, सूर्य से अब आगे देखो, दूसरा भाव जहाँ सूर्य बैठा वो पहला भाव हुआ, सूर्य से दूसरा भाव, इसमें चंद्रमा मंगल बैठे हैं, तीसरा भाव में केतु है, चौथे में शनि, पाँचवें में 11वीं राशि है, छठे में गुरु है और सातवें में पहली राशि है ना यहाँ पर। तो सूर्य से 7वें भाव तक अगर किसी भी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो वो है शुक्ल पक्ष का जन्म, ठीक है। और इसके बाद वाले भाव में बैठे हैं तो वो कृष्ण पक्ष का जन्म है।
और सूर्य से बिल्कुल सामने अगर चंद्रमा बैठा हो, सेम डिग्री का अगर हो, सूर्य मान लो 10 डिग्री है और बिल्कुल सातवें में 10 डिग्री पर चंद्रमा बैठा है, तो इसका मतलब एकदम पूर्णिमा का जन्म है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, सूर्य यहाँ पर है और चंद्रमा दूसरे भाव में, सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा है। सूर्य से जब 12 डिग्री आगे जाता है चंद्रमा तो एक तिथि बीत जाती है, उससे 12 डिग्री आगे जाएगा तो 2 तिथि। मान लो अब यहाँ पर चंद्रमा 25 डिग्री सूर्य से दूर हो, ठीक है, सूर्य से अगर 25 डिग्री दूर है तो हम कहेंगे शुक्ल पक्ष की तृतीया, क्योंकि 24 डिग्री के बाद तीसरी तिथि शुरू हो गई। डिग्री वाइज देखना है। अब आइए दूसरा प्रश्न आपका वो मैं लेता हूँ। आपने पूछा है चंद्रमा बली है या निर्बल, ये कैसे देखेंगे? तो वैसे तो इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन चंद्रमा अगर अपनी राशि में है तो बली है। चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली हो जाता है, चौथे भाव के आसपास, ठीक है ना, ये दिग्बली हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ा क्राइटेरिया चंद्रमा के बली होने का है कि वो, पहली बात तो मैंने बताया आपको, पूर्णिमा के आसपास का बर्थ हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके फिर पूर्णिमा, फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक या सप्तमी तक। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। चंद्रमा चौथे भाव ये इसके आसपास हो, अपनी राशि में हो चौथी में, या अपने मित्रों की राशि में हो, और सबसे बड़ी बात इसके दाएं बाएं या इसके साथ ग्रह होने चाहिए, नहीं तो केंद्रुम योग कहते हैं, बहुत अशुभ योग होता है। अगर चंद्रमा अकेला बैठा है किसी कुंडली में, उसके साथ में कोई ग्रह नहीं है, उसके दाएं बाएं कोई ग्रह नहीं है, मतलब उससे अगले भाव में और उससे पिछले भाव में, तो चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। और इनमें राहु केतु को काउंट नहीं करते, उनके साथ राहु केतु बैठे हैं या नहीं बैठे, या दाएं बाएं राहु केतु बैठे या नहीं बैठे, डजेंट मैटर। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। बाद में कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी कि चंद्रमा कैसे बली हो जाता है उसके बारे में। पंचमिशाली ये पूछते हैं कि कुंडली चार्ट और चलित कुंडली चार्ट में क्या अंतर है? एक से देखें, दोनों से देखें, या किससे देखें? पहली बात, दोनों से ही देखना है। लग्न कुंडली और चलित कुंडली या भाव कुंडली, दोनों से ही देखना है। तो लगन कुंडली क्या होती है आप ये समझिए। लगन कुंडली में सारे 12 भाव 30-30 डिग्री के होते हैं, ठीक है, पूरे 30-30 डिग्री के होते हैं लगन कुंडली में, सभी 12 भाव। जो लगन की डिग्री आई, ठीक है, कोई भी लगन की डिग्री आए तो वो राशि लगन में रख देंगे। मान लो मेष राशि 10 डिग्री वो लगन आया तो ये माना जाएगा मेष राशि पूरे लगन में है। उसके बाद वृषभ राशि दूसरे भाव में, इस तरह से। लेकिन भाव कुंडली या चलित कुंडली में उसमें कई पद्धतियां हैं। उसमें जो लगन निकाला जाएगा, मान लो 10 डिग्री का लगन निकाला मेष राशि का, तो वो उस भाव का मिड पॉइंट माना जाएगा, मध्य। तो वो एरीज राशि में 10 में 15 और जोड़ो, 25 डिग्री तक वो लगन रहेगा मेष राशि का। और मेष राशि की आखिरी 5 डिग्री 25 से 30 डिग्री वो चली जाएगी दूसरे भाव में। और लगन में 10 डिग्री तक था ना, तो पूरी 30 डिग्री चाहिए, तो 10 डिग्री पीछे की ले लेंगे, 0 से 10 डिग्री। लेकिन उससे पिछली राशि यानी मीन राशि की आखिरी 5 डिग्री लेनी पड़ेंगी लगन में, 25 से 30 डिग्री। मतलब 25 डिग्री मीन से लेके और 25 डिग्री मेष तक वो लगन में होगा। इसको कहते हैं भाव कुंडली। इसमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि रियली ग्रह किस भाव में है। अब इसमें मान लो लगन में अगर 28 डिग्री का कोई ग्रह होता है वो दूसरे भाव में चला जाएगा भाव कुंडली में, लेकिन लगन कुंडली में वो लगन में ही रहेगा। ओके, इसके बारे में बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। फिर नितिन गुप्ता जी पूछते हैं, इफ़ सैटर्न एंड जुपिटर टुगेदर इन ए हाउस विच एस्पेक्ट विल मैटर, गुड और बैड और न्यूट्रल। तो आप ये समझिए ग्रह बिल्कुल लोगों की तरह हैं। जो कोई जालिम आदमी है, क्रूर है, अशुभ प्रकृति का है, आसुरी वृत्ति का है, वो वैसा ही रहेगा। भगवान कृष्ण ना तो कंस को सुधार पाए, ना जरासंध को सुधार पाए, ना दुर्योधन को सुधार पाए। इस तरह भगवान राम रावण को नहीं सुधार पाए।
जो अशुभ है वो अशुभ ही रहेगा, जो शुभ है वो शुभ ही रहेगा। तो नैसर्गिक शुभ ग्रहों में ये आपने लगाना है। अगर किसी भाव में शनि और गुरु दोनों बैठे हों, शनि वहाँ का अशुभ बढ़ाएगा, बशर्ते कि वो वहाँ का स्वामी नहीं है, ठीक है ना। अगर स्वामी है तो शुभ में वृद्धि करेगा उसकी, क्योंकि वहाँ का स्वामी है। अदरवाइज अगर ये किसी भी भाव में बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हों, तो शनि वहाँ का अशुभ बढ़ाने की कोशिश करेगा और गुरु वहाँ का शुभ बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमेशा ऐसे लेके चलना है। तो इन्हीं को एक एक आप समझ लिए, एक एक ग्रह या एक एक भाव, उसमें कम से कम 10 तरह से एनालाइज हो सकता है, कम से कम। तो अभी हम एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, बाद में इनको इकट्ठा करेंगे। जिस तरह आपने खिचड़ी पकानी है या कोई भी डिश बनानी है, तो आप अलग अलग इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते हो, और हर एक इंग्रेडिएंट शुद्ध होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए क्वालिटी वाइज भी, फिर कहीं जाके वो अच्छी सी डिश तैयार होगी। तो इसी तरह हम एक एक करके पॉइंट ले रहे हैं, बाद में हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, और फिर कहीं रिजल्ट पर आएंगे हम। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और आपको अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालते हैं फटाफट इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।